हाय पीपल, गुड मॉर्निंग। जीएस के इस लेक्चर में आज अमेरिकन रेवोल्यूशन कवर करते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 में स्टार्ट हुई एंड 1783 में इट इज़ बिलीव टू हैव एंडेड। लेकिन किसी भी रेवोल्यूशन को जानने से पहले ये सबसे ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि उसका प्रीफेस क्या था, वो रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुई थी, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्या क्या कंडीशंस रही होंगी, क्या ऑपरेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा तेज़, या फिर क्या इकोनॉमिक रिवोल्ट था, क्या ये प्रोसेस था, कैसे पूरा एग्जैक्ट रेवोल्यूशन के कॉजेज़ क्या थे। और इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में हम एक बात यहाँ पे एक नोट करने वाली है दैट जो भी मैं ये कवर कर रहा हूँ सब कुछ ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड हिस्ट्री है ये। तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। ये क्लास लेक्चर अज्यूम कर सकते हैं आप। आई टीच एट ए लोकल इंस्टीट्यूट एंड ये मेरा एक स्टार्टअप है, एक मेरा वेंचर, मैं इसको आप मान सकते हैं थोड़ा, कि मैं चाहता हूँ कि सभी के पास एक लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल हो और किसी को क्लासेस में जाने के पैसे ना पे करने पड़े, और यूट्यूब ऑन करो और अपने लेक्चर्स अटेंड करो, दैट्स इट। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो फीस हैं कितनी कितनी अप्रेसिव लेवल पे पहुंच चुकी हैं। दिल्ली में रहना इटसेल्फ इज़ अ ट्रबल। वहाँ पर आपको रहने के कॉस्ट हैव दे एस्केलेटेड बियॉन्ड नॉर्मल मैन्स रीच। सो ये थोड़ा एक आप कह सकते हैं मेरा रॉबिन हुड बनने का तरीका है ये, दैट्स राइट, यस। सो आई वुड आस्क यू टू कीप मेकिंग नोट्स अलॉन्ग विद। 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा ये, पूरा अमेरिकन रेवोल्यूशन कवर करेंगे हम एंड अलॉन्ग विद ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स। और ये मैंने सारे कोचिंग मटेरियल जितने भी आपके दिल्ली में अवेलेबल होते हैं, जितनी भी बुक्स होती हैं, उन सबको देखने के बाद मैंने ये कोचिंग मटेरियल बनाया है। और ये 12-15 स्लाइड्स हैं टोटल इन ऑल, और ये इनफ है, ट्रस्ट मी इट्स इनफ। ओके, मेन आइडिया अमेरिकन रेवोल्यूशन का मेन आइडिया है क्या? ये थोड़ा एनलाइटनमेंट आइडिया से ही थोड़ा ये मोटिवेटेड है पूरी रेवोल्यूशन। और यहाँ पर रेवोल्यूशन का एक जो बेसिक जो एक आइडियोलॉजी, बेसिक जो एक कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अबाउट फॉर्मिंग अ रिपब्लिक, इट इज़ अबाउट डेमोक्रेसी। जो ये आइडियाज़ थे, जो मोनार्की को हटा देना, ये आइडियाज़, इस पर बेस्ड है ये पूरा का पूरा रेवोल्यूशन। और ये आइडियाज़ कहाँ से थे? एनलाइटनमेंट आइडियाज़ जो 14-15 सेंचुरी के आसपास यूरोप में जो पूरा एक प्रोसेस शुरू हुआ था उस पर बेस्ड थे। और इसी के बेसिस पर एक पूरा का पूरा नेशन बनाया गया जिसको आज हम यूएसए के नाम से जानते हैं। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, ब्रिटेन के रूल को उन्होंने उखाड़ फेंका। ओके, और ये आज इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? यूपीएससी में एक बहुत ही एक जो इंपॉर्टेंट जो एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज यू हैव टू नो चीज़ों की इंपॉर्टेंस। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम उस रेवोल्यूशन के बारे में क्यों जाने। ये जानना जरूरी इसलिए क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कोई रिपब्लिक क्रिएट किया गया था। रिपब्लिक, व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? आप रिपब्लिक का मतलब भी जान लें। यहाँ पर रिपब्लिक एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा नेशन होता है जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो चोजन होता है, इट इज़ चोजन बाय द पीपल। वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर फैमिली या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, इट इज़ चोजन बाय द पीपल। एनीबडी कैन बिकम हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज़ अ रिपब्लिक। आवर इंडियन कंट्री, इंडिया, इट इज़ अ रिपब्लिक। ऐसा फर्स्ट टाइम उस वक्त, अगर आप देखिए 1700 समथिंग में जब रेवोल्यूशन हो रहा है, उस वक्त दुनिया में हर जगह ही मोनार्की हुआ करती थी। मोनार्की को उखाड़ फेंकना उस वक्त, ऐसा एक आइडिया लेकर आना, इट वाज रेवोल्यूशनरी। ओके, बेसिक जानते हैं अमेरिका फॉर्म कैसे हुआ था। अमेरिका में इंग्लिश लोग आए कैसे? पिलग्रिम फादर्स करके कुछ लोग, ऐसा बोला जाता है कि वो आए। वहाँ पर पिलग्रिम फादर्स थे कौन? इंग्लैंड में 16 सेंचुरी में, 16-17 सेंचुरी में इंग्लैंड में जो किंग जेम्स हुआ करते थे, किंग जेम्स ने अपने रिलीजन फॉलो करने के लिए लोगों पे अत्याचार करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि जो मैं कहता हूँ रिलीजन को लेके वही आप फॉलो कीजिए। और इस पर लोग थोड़ा उखड़ गए, थोड़ा नाराज़ हो गए, एंड दे स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ इंग्लैंड। और बहुत सारे लोग नीदरलैंड्स में जाके सेटल हो गए, लेकिन नीदरलैंड्स में अपना इंग्लैंड जैसा माहौल नहीं देख रहे थे वो। सो दे डिसाइडेड कि नीदरलैंड्स में सेटल होना इट्स नॉट पॉसिबल, लेट्स मूव टू सम अदर प्लेस, सम न्यूअर प्लेस, कुछ नई जगह जाके ढूंढते हैं। सो दे मूव टू अमेरिका, दे मूव टू अमेरिकन कॉन्टिनेंट। वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट इंग्लैंड से निकल के नीदरलैंड से अमेरिका पहुंचे। और बेसिकली उनकी सारी मूवमेंट हो किस लिए रही थी वो? क्योंकि वो रिलीजियस परसिक्यूशंस को अवॉइड करना चाहते थे। जो रिलीजन के नाम पर जो लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, उसको अवॉइड करने के लिए दे मूव टू न्यूअर प्लेसेस, थोड़ी फ्रीडम के बेसिस। इसलिए अमेरिका रिलीजियसली थोड़ा फ्री माना जाता है, क्योंकि उसका बेसिस, उसकी आइडियोलॉजी ही इट इज़ बेस्ड ऑन अ फ्रीयर रिलीजन। ये पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ पर, इतना वैसे एसेंशियल नहीं है लेकिन थोड़ा अमेरिका के पॉइंट जानने के लिए कि पिलग्रिम फादर्स ने दे मूव टू मैसाचुसेट्स,
वहाँ पर पहली बार अमेरिका में इंग्लिश कॉलोनी बननी शुरू हुई। वहाँ से कॉलोनीज फैलती गई और 100 सालों के अंदर ही वहाँ पे 13 मेजर कॉलोनीज थी अमेरिका में। और एक मेफ्लावर कॉम्पैक्ट करके एक डॉक्यूमेंट एक वहाँ पे उन्होंने लिखा, जब व्हेन दोज इंग्लिश पीपल दे वर मूविंग टुवर्ड्स अमेरिका, जब वो अमेरिका की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने डिसाइड किया, शिप का नाम था मेफ्लावर, द नेम ऑफ द शिप वॉज मेफ्लावर, एंड दे डिसाइडेड ऑन द शिप मेफ्लावर कि हम अपने आप को कैसे गवर्न करेंगे। दे रोट अ डॉक्यूमेंट, उसको मेफ्लावर कॉम्पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उस डॉक्यूमेंट में दे डिसाइडेड हाउ दे विल गवर्न देमसेल्व्स, एंड एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन था वो, दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द यूएस। तो मेफ्लावर कॉम्पैक्ट को बोला जाता है कि पहला ही कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है यूएस का। 1664 में इंग्लैंड, जो इंग्लिश लोग थे वहाँ पर अमेरिका में, उन्होंने डच लोगों से न्यू एम्स्टरडैम करके जो उन्होंने एक जगह बनाई थी डच लोगों ने, उन्होंने वो न्यू एम्स्टरडैम को उनसे छीन लिया और न्यूयॉर्क में कन्वर्ट कर दिया, जिसको आज हम न्यूयॉर्क जानते हैं। इंग्लिश लोगों ने अपना थोड़ा वहाँ वर्चस्व, थोड़ा वहाँ पे अपनी सुप्रीमेसी दिखानी शुरू कर दी थी और न्यू एम्स्टरडैम को न्यूयॉर्क में कन्वर्ट कर दिया। हंड्रेड ईयर्स हेंस, 100 साल के बाद इंग्लैंड फ्रांस वॉर होती है वहाँ पर नदर्न अमेरिका में। नदर्न अमेरिका में वॉर चल रही है, एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रही है, और 7 साल चली है ये लड़ाई। 1764 में इट एंडेड, और इसके कारण, इस वॉर के कारण इंग्लैंड को बहुत सारे एक्सपेंसेस झेलने पड़े हैं। इंग्लैंड हैज़ बिकम हंग्री फॉर मनी, इट हैज़ ड्रेन्ड ऑल इट्स रिसोर्सेज ऑन दिस वॉर, एंड नाउ इंग्लैंड वांट्स इट्स मनी बैक। इंग्लैंड चाहता है अपनी जो उन्होंने जो रिसोर्सेज स्पेंड किए हैं अमेरिका को सेव करने में, उस अमेरिकन पीपल को वो चाहते हैं चार्ज करना। सो व्हाट दे डू इज द इंक्रीज द टैक्सेशन। फ्रेंच वॉर की कॉस्ट कवर करने के लिए अमेरिकन पॉपुलेशन पर टैक्सेशन इंक्रीज कर दी गई है। और 1764 में ही फिर एक शुगर एक्ट रिलीज होता है, इंग्लिश गवर्नमेंट रिलीज करती है शुगर एक्ट। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, अभी 4-5 एक्ट्स आएंगे और 2-3 इवेंट्स आएंगे, यू मस्ट रिमेंबर देम, अदरवाइज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इवेंट्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, बट वी ऑट नॉट नो देम। हमें उन्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस बहुत मेजर इवेंट्स जानने की जरूरत है। अभी हम टुवर्ड्स एंड हम एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी देखेंगे, उसमें यूल सी कि कैसे ये सारे इवेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे कोलैबोरेट करके हम कोई भी आंसर फॉर्म कर सकते हैं यूपीएससी का। शुगर एक्ट बनाया गया 1764 में। शुगर एक्ट में मोलासेस जो इंपोर्ट किए जाते थे, 1733 पे वैसे एक्ट लग चुका था वहाँ पर, लेकिन उसमें मोलासेस पे लग चुका था एक ड्यूटी, लेकिन 1764 में इस पर जो भी कोई भी किसी भी तरह से मोलासेस इंपोर्ट हो रहा था किसी भी दुनिया के कोने से, उस पर अब आपको अमेरिकन को ड्यूटी पे करनी थी। इससे अमेरिकन इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ गई, वो कंपेटिटिव नहीं रही। इससे लोगों में थोड़ी सी इंग्लैंड के प्रति थोड़ी सी अब गुस्सा आना शुरू हो गया। 1765 में स्टैम्प एक्ट लगा दिए, इंग्लैंड ने स्टैम्प एक्ट लगा दिया कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, विल्स हैं, या कोई भी लाइसेंस अगर आपको अप्लाई करना है अगर इन अमेरिका, तो आपको यू नीड टू हैव अ ब्रिटिश स्टैम्प ऑन दैट डॉक्यूमेंट। ब्रिटिश स्टैम्प लगनी ज़रूरी है, और इससे वो ब्रिटेन चाहता था अपने थोड़े रेवेन्यूज इंक्रीज करना। लेकिन हो क्या रहा है, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, इकोनॉमिक ऑपरेशन स्टार्ट हो गया अमेरिकन पीपल का। इससे अमेरिकन पीपल दे रिएक्ट एंड दे फॉर्म सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी। सन्स ऑफ लिबर्टी फॉर्म किया गया था पहले, सन्स ऑफ लिबर्टी को फॉलो करते करते डॉटर्स ऑफ लिबर्टी बनाया गया। डॉटर्स ऑफ लिबर्टी हेल्प करती थी सन्स ऑफ लिबर्टी को बाय मेकिंग दे क्लोथ्स, बाय गिविंग देम फूड, शेल्टर एट्सेट्रा। सन्स ऑफ लिबर्टी दे वर फाइटिंग फॉर देयर ओन राइट्स, फॉर इक्वालिटी। एक स्टैम्प्स एक्ट कांग्रेस हुई न्यूयॉर्क में, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 9 कॉलोनीज दे मेट। एक ब्रीफ से एक बात जान लीजिए कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे अमेरिका में, रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे रहते थे। इंग्लैंड के किंग था वहाँ पर यूके में, वो किंग के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे गवर्नर के फॉर्म में हर एक कॉलोनी में। देवर 13 कॉलोनीज इन ऑल यूएस में, अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी। उस वहाँ पर हर एक कॉलोनी में एक किंग का गवर्नर होता था, और किंग का गवर्नर ही यूज टू रूल थ्रू हिज काउंसिल। वो अपनी काउंसिल से रूल करता था। काउंसिल वॉज इलेक्टेड बाय द अमेरिकन पीपल।
सो वहाँ पर बेसिक फॉर्म में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी डे वन से ही। वहाँ पर टोटल मोनार्की नहीं थी, वहाँ पे मोनार्की का कंप्लीट एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं था, वहाँ पर काउंसिल का कंट्रोल भी था। और उन्होंने लोगों ने मिले, वो 9 रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर मिले और उन्होंने इसको बोला कि स्टैम्प एक्ट गलत है। और वहाँ पर बहुत ही फेमस स्लोगन दिया गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इट वॉज अ वेरी फेमस स्लोगन कि हमारे यूके की हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूके की उसमें पार्लियामेंट में, तो हम टैक्स क्यों पे करें? हमसे पहले पूछिए हमें टैक्स कितना पे करना है, उसके बाद हमसे पहले रिप्रेजेंटेशन दीजिए हमें, उसके बाद वील पे यू टैक्सेस। अब लेकिन यूएस लेकिन अभी इंग्लैंड की थोड़ी सुप्रीमेसी और बढ़ाने की अभी चाहत है। व्हाट इंग्लैंड डज इज इंग्लैंड कम्स विद टाउनशेंड एक्ट। टाउनशेंड एक्ट में 2 चीज़ें बेसिकली आई। यहाँ पे ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई उन चीज़ों पर जो घर बनाने में और घर चलाने में यूज़ होती हैं, जैसे ग्लास, लेड, पेंट, पेपर एंड टी। इन चीज़ों पर ड्यूटी बढ़ा दी गई। और न्यूयॉर्क में जो असेंबली हुई थी उसके सस्पेंशन ऑर्डर आ गए। सस्पेंशन ऑर्डर का रीज़न दिया गया कि 1765 में हम जो इंग्लैंड ने जो म्यूटिनी एक्ट जो निकाला था, आपने उसको ढंग से इन्फोर्स नहीं किया, तो इसलिए आपकी असेंबली सस्पेंडेड है। किंग ने ऑर्डर दिया कि न्यूयॉर्क की असेंबली इट स्टैंड्स सस्पेंडेड। तो एक ब्रीफली जान लेते हैं यहाँ पे क्विकली कि म्यूटिनी एक्ट क्या होते हैं। इंग्लैंड में सिटीजन्स को गवर्न करने के लिए अलग एक्ट्स हैं एंड मिलिट्री को गवर्न करने के लिए अलग एक्ट्स हैं। म्यूटिनी एक्ट इज़ वन ऑफ दोज एक्ट्स जो गवर्न करते हैं मिलिट्री को। जनरली मिलिट्री में सेडिशन मतलब जब डिसलॉयल हो जाता है कोई आर्मी का बंदा, उसको कैसे आप ट्रीट कर सकते हो, कैसे आप उसको लॉ उसको कैसे डील करेगा, उसको बोलते हैं म्यूटिनी एक्ट। उन्होंने बोला कि आपने म्यूटिनी एक्ट को ढंग से नहीं अप्लाई किया, इसलिए आपको सस्पेंड कर रहे हैं न्यूयॉर्क की असेंबली को। 1770 में फिर बॉस्टन मैसेकर होता है। इट वॉज अ मेजर टर्निंग इवेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री। यहाँ पर कुछ क्राउन के ऑफिशियल थे, जो इंग्लैंड के जो किंग के कुछ ऑफिशियल थे, दे वर कलेक्टिंग टैक्सेस, और लोग उनके आगे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इतना टैक्स, ये बहुत ही ऑप्रेसिव टैक्स रजीम है, इस टैक्स रजीम को विड्रॉ करो। और लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे हम टैक्स नहीं पे करेंगे। तो थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई वहाँ पर, एंड ट्रूप्स दे फायर्ड किलिंग 5 पीपल। 5 लोग मर गए। अगर ये इंडिया में हुआ होता है ऐसा कुछ इवेंट तो शायद ये हिस्ट्री में इसका कोई महत्व भी ना होता। 5 लोगों के मरने के बाद तो इंडिया में रिपोर्ट भी नहीं होती है। लेकिन यूएस में इट वाज अ मेजर, अमेरिका में इट वाज अ मेजर टर्निंग इवेंट। फोटो में देख के आपको शायद लग रहा हो कि पता नहीं कितने हज़ारों लोग मर गए, लेकिन 5 लोग मरे थे। जलियांवाला बाग टाइप फीलिंग दे दी है फोटो में तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 1773 में बॉस्टन टी पार्टी होती है। बॉस्टन एक ईस्टर्न कोस्ट में, अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में एक पोर्ट है, मेजर पोर्ट उस वक्त हुआ करता था, और भी मेजर, क्योंकि वो इंग्लैंड से जितना भी सामान आता था सभी अमेरिका के बॉस्टन पोर्ट पर उतरता था। बहुत सारे पोर्ट्स थे ईस्टर्न कोस्ट पे, एंड बॉस्टन वाज वन ऑफ द मेजर वंस। वहाँ पर बॉस्टन में अब क्या हुआ है कि अब इंग्लैंड एक चाल चलता है वहाँ पर कि इंग्लैंड की एक बहुत ही मेजर कंपनी विच इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारे इंडिया पर राज करती थी, 1773 में उसके वहाँ पर टी की बहुत एक्सेस प्रोडक्शन है, टी वहाँ बिकी नहीं है, एंड बहुत सारे और रीजंस कि वहाँ पर टी की टोटल सेलिंग नहीं हो पाई है इंडिया में एंड एशिया में। तो वहाँ लॉर्ड नॉर्थ, जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इंग्लैंड के, उन्होंने डिसाइड किया कि काम करते हैं, इस टी को हम डाइवर्ट करते हैं टुवर्ड्स अमेरिका। अब वो अमेरिका की तरफ इस टी को डाइवर्ट कर देते हैं और इंडिया से टी चली है अमेरिका के लिए। और अब वो क्या करते हैं, 2 चालें चलते हैं वहाँ पर कि एक तो वो अमेरिका में सेंस कहते हैं कि हम आप हमारी टी खरीदिए, इंग्लैंड बोलता है हमारी टी आप खरीदिए और इस पर ड्यूटी पे करेंगे अमेरिका वाले। अमेरिका पे एक तो पहले ड्यूटी लगा दी गई टी पर। सेकेंडली उन्होंने सोचा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब ये चाय बिकेगी, जब ये टी बिकेगी, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होंगे उससे हम ईस्ट इंडिया कंपनी को, विच वॉज अ क्रम्बलिंग कंपनी, उसको बचा पाएंगे। 2 चालें चलना चाहते थे वो, एक तो क्रम्बलिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाना एंड अमेरिकन पॉपुलेशन पर टैक्स लगाना, ताकि इंग्लैंड का कंट्रोल उन पर बरकरार रहे, बना रहे। लेकिन इससे लोग थोड़ा और गुस्सा आ गए। सैमुअल एडम्स से सन्स ऑफ लिबर्टी ग्रुप के एक मेंबर, सैमुअल एडम्स अपने और लोगों के साथ वो अमेरिकन ट्राइब्स, अमेरिकन इंडियंस की वेशभूषा में वहाँ पहुँचते हैं। एंड व्हाट ही डज इज वो पूरे के पूरी जो टी चेस्ट्स हैं, पूरे जो टी की कंसाइनमेंट्स हैं, टी के बॉक्सेस हैं, उनको उठाकर शिप से समुद्र में फेंक देते हैं। उसको बॉस्टन टी पार्टी का नाम दिया गया। ये बिल्कुल ही एक आउटरेजियस इवेंट माना जाता है अमेरिकन हिस्ट्री में कि किंग की बहुत ही यहाँ बेइज्जती हो गई है
कि किंग की कोई बात ही नहीं मानी गई है। बॉस्टन टी पार्टी, टी के कंसाइनमेंट्स को उन्होंने उठाकर समुद्र में फेंक दिया। एक साल बाद 74 में फिर कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है पहली बार फिलाडेल्फिया में। मेजर जितने भी वहाँ के लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द मीट एंड द पिटिशन द किंग। वो किंग को भेजते हैं, इंग्लैंड में एक लेटर भेजते हैं टेलिंग देयर ग्रीवेंसेस, कि उनके क्या क्या ग्रीवेंसेस हैं, कि और किंग को बोलते हैं कि प्लीज़ हमारी बात सुनिए और हमारी मदद कीजिए। हमारे यहाँ पर बहुत ही अप्रेसिव टैक्स रजीम चल रहा है, आप इसके खिलाफ कुछ कीजिए। और यहाँ डिसाइड किया जाता है कि हम ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, और माइनर थोड़ी सी लड़ाई की तैयारी भी शुरू हो जाती है। मिनटमैन बोलते हैं उनको, मिनटमैन फॉर्म किए जाते हैं। मिनटमैन होते हैं आर्मी के वो छोटे छोटे नौजवान टाइप तैयार किए जाते हैं, ताकि अगर इन केस हमारी लड़ाई हो जाए ट्रूप्स के साथ, इंग्लिश ट्रूप्स के साथ, तो हम तैयार रहें। मिनटमैन की तैयारी भी यहाँ शुरू हो गई है 74 की फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में। इसके बाद किंग का कोई रिप्लाई नहीं आता। रादर किंग क्वेश्चन करता है कि हु आर यू टू रिप्रेजेंट द अमेरिका, और अमेरिकन इसको फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को किंग मना कर देता है कि आपकी कोई वैलिडिटी नहीं है, यू आर नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन। एंड दीज पीपल दे डिसाइड टू मीट अगैन नेक्स्ट स्प्रिंग, और 1776 में they again meet, and this time they are more determined. This time these people, American people, they are more determined to fight the British, the king. And यहाँ पर वो अब वो मिलकर किंग को पिटिशन नहीं कर रहे हैं, किंग को कोई अपील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर थॉमस जेफरसन आते हैं। थॉमस जेफरसन ही डिक्लेयर्स द कंट्री टू बी इंडिपेंडेंट, द अमेरिकन कंट्री टू बी इंडिपेंडेंट। 13 कॉलोनीज को वो डिक्लेयर करते हैं कि वे, एंड ही रीड्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। रीडिंग वो कह रहे हैं कि 3 चीज़ें जो बहुत ही एसेंशियल रहेंगी अमेरिकन कंट्री के लिए, अमेरिका जो एक फ्यूचर में कंट्री बनेगा उसके लिए 3 चीज़ें, लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। हमारी कंट्री का जो फाउंडेशन होगा, हमारी कंट्री का जो बेसिस होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन दीज 3 बेसिक टेनेट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ये एक जॉन लॉक करके को बहुत ही एक फेमस फिलोसफर रहे हैं इंग्लैंड के, वो उनकी ही ट्रीटीज, उनकी ही बुक्स में से लिया गया है ये, लाइफ, लिबर्टी एंड, उनका था प्रॉपर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो इन्होंने चेंज कर दिया, परसूट ऑफ हैप्पीनेस कर दिया इंग्लैंड अमेरिका ने। और उसके बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन डे ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, लेकिन इस थोड़ी सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस है ये, अभी एक्चुअल टर्म में इंग्लैंड नहीं गया यहाँ से, इंग्लिश पीपल जो इंग्लिश अथॉरिटी अभी तक यहाँ से नहीं गई है, थोड़ी सिंबॉलिक है ये। असली इंडिपेंडेंस अभी 7 साल बाद आएगी, तब तक थोड़ी लड़ाइयाँ लड़नी है अमेरिका को। बहुत सारी बैटल्स हुई हैं, लेक्सिंगटन में हुई, कॉनकॉर्ड में हुई, लेकिन जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ इवेंट्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। मैं सिर्फ मेजर इवेंट्स कवर कर रहा हूँ। बैटल ऑफ सैराटोगा इज़ इम्पॉर्टेंट, कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम ब्रिटेन हारा था। यहाँ पर ब्रिटेन के जनरल बुरगोइन थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर सरेंडर किया था टू अमेरिकन जनरल्स। यहाँ ब्रिटिश लॉस था और थोड़ा ये बैक गेयर लगना शुरू हो गया था यहाँ पे ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन वापस जा रहा है यहाँ से। इसके बाद 1777 बैटल ऑफ सैराटोगा के बाद अब थोड़ा फ्रांस भी देख रहा है बदला लेने का टाइम आ गया है इंग्लैंड से, वो अमेरिका की तरफ से ज्वाइन कर लेता है वॉर को 78 में, एंड द वॉर कंटिन्यूज। 1781 में जो पूरे ब्रिटेन के जो ब्रिटिश आर्मी के जो जनरल हैं कॉर्नवालिस, जो कि बाद में इनको इंडिया भी भेज दिया गया था कॉर्नवालिस को, इसके बाद कॉर्नवालिस सरेंडर कर देते हैं टू जनरल वॉशिंगटन। जनरल वॉशिंगटन को सरेंडर करते हैं, उसके बाद से ही डिक्लेयर किया जाता है कि अब द वॉर हैज़ नाउ एंडेड एंड अमेरिका सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस। और 2 साल बाद 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। ट्रीटी ऑफ पेरिस में यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली डिक्लेयर्स दैट अमेरिका इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ इट्स किंगडम। 1783 में अमेरिका ट्रूली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया इंटरनेशनल लेवल पर। ऑल राइट, अब यहाँ पे एक एसेंशियल चीज़ है 1783 में, इसके कुछ 6 साल बाद एग्जैक्टली देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होगी। हम इस लेक्चर में फ्रेंच रेवोल्यूशन कवर नहीं कर रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन का लेकिन लिंक कवर कर रहे हैं कि अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन का लिंक क्या है। ऑफ कोर्स फिलोसफर्स, ऑफ कोर्स फिलोसफी, ये दोनों तो है ही है रिलेशन अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि फिलोसफी सेम है, मोनार्की को हटा फेंकना है और ऐसे बहुत सारी और चीज़ें। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जनरल है, जनरल लफायते, ये फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड इन अमेरिका।
जनरल लेफायते अमेरिका में विक्ट्री के बाद ही गोज बैक टू फ्रांस, ये फ्रांस वापस जाते हैं और बताते हैं कि इट्स पॉसिबल टू वाइप आउट मोनार्की को बाहर फेंकना बहुत ही एसेंशियल है और ये पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा। तो लेफायते वहाँ पे इंग्लैंड वापस फ्रांस में जाएंगे तो लीड करेंगे बहुत सारी आर्मीज को इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसलिए लेफायते को जाना ज़रूरी है। ये लिंक है, ये रेवोल्यूशनरी लिंक है बिटवीन अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, क्विक रिकैप ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये डेट्स और ये एक्ट्स याद करना जरूरी है। शुगर एक्ट आएगा 64 में, 65 में, आप क्रोनोलॉजिकली देखते रहिए। स्टैम्प एक्ट, फिर सन्स ऑफ लिबर्टी फॉर्म होता है, टाउनसेंड एक्ट आता है, फिर उसके बाद बॉस्टन मासेकर हुआ है, बॉस्टन टी पार्टी है, जहाँ पर बॉस्टन टी पार्टी में उन्होंने उठा के टी चेस्ट्स दे थ्रू इट इनटू द सी। 74 में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस पहली बार, देन सेकेंड टाइम वेयर दे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रीड की जाती है थॉमस जेफरसन के द्वारा। 77 में बैटल ऑफ सैराटोगा, 81 में कॉर्नवालिस सरेंडर्स एंड 83 में ट्रीटी ऑफ पेरिस। दैट्स इट, कंप्लीट AR। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2013 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा है ऑन अमेरिकन रेवोल्यूशन। दिस शोज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज द अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज एन इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटाइलिज्म। सब्सटैंशिएट 200 वर्ड्स में ये का क्वेश्चन था। ये यू हैड टू टेल द आंसर इन 200 वर्ड्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। यहाँ पर अब कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं यूपीएससी में, इट इज इंपॉर्टेंट टू मार्क आउट द कीवर्ड्स। यहाँ पर कीवर्ड्स हैं इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटाइलिज्म। इकोनॉमिक रिवोल्ट एंड मर्केंटाइलिज्म आर एसेंशियल वर्ड्स, यू शुड नो। इन्हीं पे आपका आंसर फोकस रहेगा। आपको थोड़ा उसका आंसर में, एक जो मैंने आंसर वहाँ पे मैंने एग्जाम में लिखा है, वो मैं आपको उसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे आंसर बना सकते हैं आप इसका। ऑफ कोर्स योर आंसर कैन वेरी। ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिए एक लाइन में मर्केंटाइलिज्म होता क्या है, व्हाट इज मर्केंटाइलिज्म। मर्केंटाइलिज्म अगर आप देखना चाहें मर्केंटाइलिज्म क्या होता है, मर्केंटाइलिज्म इज जब पॉलिसी, ऐसी पॉलिसीज होती है, मर्केंटाइलिस्ट पॉलिसीज आर दोज पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं बाय अ पेरेंट नेशन टू सर्व इटसेल्फ, जो पेरेंट नेशन को सर्व करने के लिए बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अब जितनी पॉलिसी बनती थी अमेरिका में, दे वर मेड टू सर्व ब्रिटेन एंड नॉट अमेरिका। लेकिन अगर आप देखिए अमेरिकन पॉपुलेशन, ये भी इंग्लिश पॉपुलेशन ही थी, इंग्लैंड से ही आए थे, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए था दोनों में। लेकिन तब भी ऐसी पॉलिसीज बनती थी जो पेरेंट कंट्री विच वाज इंग्लैंड, उसको फेवर करने के लिए बनाई जाती थी एंड नॉट अमेरिकन पॉपुलेशन। तो दीज आर कॉल्ड मर्केंटाइलिस्ट पॉलिसीज। अमेरिका की ऑपरेशन स्टार्ट हो गई थी इसके बाद। आपने ब्रीफली डिस्क्राइब किया व्हाट डू यू मीन बाय मर्केंटाइलिज्म। देन आपने इसके बाद बताया कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स क्या थे, कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन इट वाज मोर डिटरमिन्ड बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ द नेटिव्स देन ऑपरेशन, एंड साइट अ फ्यू एग्जांपल्स में आप क्या क्या चीज़ें कोट कर सकते हैं कि ऑपरेशन की टाइप, कि अमेरिकन पॉपुलेशन की ऑपरेशन कैसी थी, कि हाउ दे वर ऑपरेस्ड। फॉर एग्जांपल, जो अमेरिकन जो पॉपुलेशन थी, इट वाज नॉट एज ऑपरेस्ड एज इंडियन पॉपुलेशन। अमेरिका में हमने देखा कि उनके अपने उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करते थे, अपने लॉ वो खुद फॉर्म करते थे। इंग्लैंड के लॉज को एज सच फॉलो नहीं करते थे। लेकिन इंडिया में हम कोई पावर नहीं थी, वी नेवर फॉर्मुलेटेड आवर ओन लॉज अंटिल 1935। हमें अपने लॉज फॉर्म करने की कोई पावर नहीं थी। और अमेरिका के साथ ऐसा नहीं था। उनकी एक्सप्लोटेशन इट वाज मोर इकोनॉमिक एंड लेस ऑफ लीगल। ब्रिटिश यूज अमेरिका फॉर द ओन कमर्शियल बेनिफिट एंड आर्मी। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि थोड़ा सा इकोनॉमिक कैसे एंगल है ब्रिटेन का, कि ब्रिटेन ने अमेरिका की जो एक्सप्लोटेशन की है वो थोड़ा सा उसके पैसे को लेके की है, कि ब्रिटेन की आर्मी वहाँ पे ठहरी हुई है और ब्रिटेन के वहाँ पे जितना भी सामान आता है, एक्सपोर्ट होता है ब्रिटेन से, वो सारा वहाँ पहुँचता है। तो कमर्शियल तरीके से ही थी वो, अदरवाइज एक्सप्लोटेशन और आर्मी की सैलरीज वगैरह पे करने के लिए। उसके बाद आपने 3-4 जो एक्ट्स पढ़े हैं वो एक्ट्स कोट कीजिए, वहाँ पर लगे कि आपने कुछ पढ़ा हुआ है। स्टाम्प ड्यूटी आपने एक्ट को कोट करेंगे कि किस तरह से स्टाम्प ड्यूटी लगा दी गई, कि उनको मैंडेटरी कर दिया कि आपको स्टैम्प्स लगानी ही लगानी है। आप कोट कीजिए वहाँ पर फिर आप कि टाउनसेंड एक्ट, कि किस तरह से जो लॉर्ड नॉर्थ के जो टाउनसेंड एक्ट बनवा दिया था, और उसको कोट कीजिए कि कैसे कैसे चीज़ें लग गई थी, बहुत सारी चीज़ों पर आपने टैक्स लगा दिया। और ऐसे जब आप 4-5 चीज़ें कोट कर चुके हैं, थोड़ा इकोनॉमिक एंगल दे चुके हैं उसको क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड वही है कि इकोनॉमिक एंगल दिखाना है आपको। उसके बाद आपने जब ये कोट कर दिया तो आप एक और बात कोट करेंगे कि
ये बहुत ही लिमिटिंग होगा अगर हम बोलें कि अमेरिकन रेवोल्यूशन इट वाज डिटर्मिन्ड बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट ओनली। ये बहुत ही लिमिटिंग स्टेटमेंट रहेगी क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फिर अपने इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए नहीं हुई थी कि हमें इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए। उसके बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स थे, जैसे उसने वर्ल्ड को बहुत सारी और चीज़ें दी हैं। जैसे उसने वर्ल्ड को पहली बार दिया सेपरेशन ऑफ पावर्स करके कॉन्सेप्ट, जो भी आपका मॉन्टेस्क्यू का कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, उसका आर्टिकल 1, 2, 3 में क्लियरली डिफरेंशिएट करते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एज 3 डिफरेंट बॉडीज। इनका आपस में कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल करके दिखाया। रिपब्लिक दिया उन्होंने यूएस ने हमें फर्स्ट टाइम, यूएस ने हमें फर्स्ट टाइम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया। इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन था बट रिमेंबर इट वाज नॉट रिटन। यूएस ने फर्स्ट टाइम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड को दिखाया प्रैक्टिकली करके। तो इसलिए आप एंड में आप इसको आंसर को आप बोल सकते हैं कि हॉलिस्टिक थोड़ा एंगल दे दें। यूपीएससी में इसलिए आपको ज़्यादा इवेंट्स बहुत सारे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। यूपीएससी में आपको जो आंसर लिखने हैं दिस शुड बी ब्रॉड एंड इट्स ओके टू नो थिंग्स इन डेप्थ बट द आंसर शुड बी ब्रॉड। उसमें बहुत सारे एंगल्स होने चाहिए। कंक्लूडिंगली आप कह सकते हो कि द वॉर रैन फॉर 8 years एंड वी गॉट द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट टाइम राइट्स ऑफ सिटीजन दे वर रिकग्नाइज्ड रिटन फॉर्म में। और आपको पता ही है अमेरिकन रेवोल्यूशन पे कितनी प्लेज फिल्म्स बनी है, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये। एंड इट गेव बर्थ टू अ नेशन विच वी टुडे कॉल इट यूएसए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।